देखो, हिस्ट्री जैसे किसी भी विषय का ना अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपना एक पृष्ठभूमि है, एक इतिहास है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ऐसी ही बातों से युक्त है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। अगर हम इसको 1887 से 2024 के बीच देखें, ठीक है ना, तो इसका इतिहास महज 137 साल पुराना है, जहां से इसकी यात्रा साहित्य में शुरू होती है। और अगर एक विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति को समझें, जहां पर एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो 1926 से 2024 के बीच अभी 100 साल भी नहीं होता है। तो किसी विषय में जब इतिहास की आयु जो होती है ना कम हो, जैसे आपको हम कल क्या हुआ था आपको तुरंत याद आ जाएगा, परसों क्या हुआ था यह बात भी ऑलमोस्ट याद आ जाएगी। ऐसे करते करते मैं 5-6 दिन पीछे चला जाऊंगा तो आप सोचना शुरू कर देंगे, और 10-20 दिन पुरानी बात भूल ही जाएंगे कि कुछ। लेकिन अगर उसको लिपिबद्ध किया गया हो तो डेट वाइज पढ़ के हम उसको समझ सकते हैं। अगर हमारा इतिहास लिखा ही नहीं गया होता, और कोई कहता गीता में ये लिखा है, फलाना में लिखा है, ऐसे चलता रहता है जबानी। लेकिन साहित्यबद्ध होने से क्या होता है कि हम दिन तारीख के साथ कई चीजों को, कंफ्यूजन है जाके देख लेंगे। इसीलिए लिखा हुआ चीज का बड़ा मूल्य होता है, क्योंकि दिमाग में चीजें क्या कब आएंगी चली जाएंगी मालूम नहीं, लेकिन कागज में छपा चीज जो है यथावत बना रहता है। लोक प्रशासन अपना एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली इतिहास रखता है। बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, यह भी मान्यता हुआ करती थी कि वैसे तो कहा जाता है कि प्रशासन सभ्यता जितना पुराना है। अगर किसी गांव में एक मुखिया था तो वो प्रशासन ही किया है। अगर यायाबारी टाइप के जीवन थे, शिकार करके भोजन करते थे, तो जो शिकार लाते थे उसको बांटने वाला भी प्रशासन ही करता था। यानी कि प्रशासन मानव सभ्यता जितना ही पुराना है, लेकिन एक साहित्य में इसकी पहचान बहुत नई है और विषयों की कम ज्यादा वक्त के साथ पहचान की गई है। चाहे समाज शास्त्र की बात करें, चाहे मानव शास्त्र की बात करें, चाहे मनोविज्ञान की बात करें, चाहे दर्शन शास्त्र की बात करें, इवन हम मेडिकल साइंस की बात करें या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब की बात करें, आप देखें कि टाइम टू टाइम इनको आइडेंटिफाई किया गया। इसी क्रम में लोक प्रशासन जैसे विषय को भी पहचानने का एक प्रयास हुआ 1887 में। जो आज से 2024 से तुलना करेंगे तो महज 137 साल पहले की बात है। और यह पहचान किया था वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यह प्रिंसटन विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर था पॉलिटिकल साइंस का। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुकरात की बात करें, प्लेटो या अरस्तु वगैरह की बात करें, 400 BC की सुकरात, आज से 2500 लगभग साल पहले, यूनान वगैरह की बात करें तो इनके इतिहास बहुत गहरे और बहुत आयु वाले मिलेंगे, जहां से राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक मनोदशा यात्रा पर निकलती है, जहां सत्ताओं का समझ विकसित होता है, जहां पर बाकायदा सिद्धांतों को साहित्यबद्ध करके जनमानस तक पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां राजनीति अपना पैर रखती थी, वहां उसी पैर के साथ संलग्न पैर प्रशासन का भी हो जाता था। लेकिन चूंकि राजनीति एक पहुंच वाली सब्जेक्ट है, एक पहुंच वाला विषय है, तो वहां प्रशासन का जो पक्ष हो थोड़ा धुंधला था।
उसमें उतनी रोशनी न डाली गई, न उसको समझने का प्रयास किया गया। मोदी साहब कब राज व्यवस्था के संचालक हैं और कब प्योर प्रशासक भी हैं। कार्यपालिका इस देश की प्रशासक है और विधायिका इस देश की राजनीतिक व्यवस्था है। कब मोदी साहब बनारस के संसद हो जाते हैं, जो राजनीति प्योर राजनीतिक व्यवस्था से टिकी एक अवधारणा है, और कब वो सड़क का उद्घाटन करने लगते हैं, कब काम करवाने लगते हैं। ये प्रशासन की वही निकटता है जो एक ही व्यक्ति में दो तरीके से समाई हुई है। तो जहां जहां मोदी साहब के कदम पड़ते हैं, वहां देश की राजनीति भी चलती है और देश का प्रशासन भी साथ चलता है। ये बात और है कि हम उनको राजनीति के तौर पे ज्यादा देख रहे हैं, प्रशासन के तौर पे नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं, जब से ये अकल हमको आ गई। और ये अकल लाया कौन? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, वुडरो विल्सन, जिसको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कहते हैं। और ये राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर था। अपने अनुभव से पढ़ाते लिखाते, जैसे हम ही लोग वर्षों से पढ़ाते हैं तो एक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो बड़ी नई बातें बोल देते हैं। ये बात और है कि उन बातों का बहुत प्रभाव बहुत क्षेत्रों तक नहीं होता है, तो इसलिए बातें संकुचित होकर रह जाती हैं। लेकिन हकीकत है कि अगर उसको जिंदगी में और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाई जाए, तो उन बातों के भी वही मोल वही मायने होंगे जो उनकी सफलता में कहीं ना कहीं साधक का काम करेंगे। अब आपको सुनाते हैं तो आप अगर कहीं इस्तेमाल करते होंगे तो थोड़ा मोड़ा फायदा आपको मिल जाता है। तो फायदा लेने वाले लोग कम हैं, बात जबकि गंभीर है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने अपने अनुभवों में यह ज्ञात किया कि किसी भी देश का प्रशासन, किसी भी देश के लिए नीति बनाना, जिसको संविधान कहा, किसी भी देश का संविधान बनाना और किसी भी देश का संविधान चलाना, दो बातें हैं। उसने संविधान बनाने को राजनीति कहा और संविधान चलाने को प्रशासन कहा, जो है भी। और बोला ये दो काम हैं। मतलब राजनीति ही प्रशासन नहीं है, उसके अपने टूल्स हैं, अपने अप्रोच हैं, अपना क्षेत्र है, अपना इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी है। तो उसने प्रशासन की हड्डी पसली को थोड़ा ठीक से गिना, स्नायु तंतुओं पर जोर दिया, उसके दिमाग तैयार किया, उसका शरीर बनाया, उसको खड़ा कर दिया राजनीति के बराबर, या यूं कहें राजनीति के ना बराबर सही, लेकिन राजनीति जैसा उसका देह तैयार करने का उसने प्रयास किया। और यह कब तैयार हुआ? जब उसने 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक रिसर्च पेपर लिखा। उसका रिसर्च पेपर था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बुक, ये जो रिसर्च पेपर था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह 1887 में एक रिसर्च पेपर में फंसा, छपा, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली एक जो है रिसर्च की मैगजीन थी, जिसमें ये प्रकाशित हुआ। अब चूंकि इसमें प्रकाशित है तो जो इससे पढ़ने वाले पाठक हैं वो पढ़ेंगे, और इसमें एक प्रकार से बताया गया कि राजनीति और प्रशासन दो विषय हैं। मतलब उन्होंने प्रशासन को एक अलग पहचान देने का प्रयास किया। ठीक 13 साल बीत गया, 13 ईयर। जाहिर है 1887 की बात है तो 1900 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 साल के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक और प्रोफेसर, पढ़ा होगा इसको, पढ़ा उसने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था फ्रैंक जे गुडनाउ। उसका नाम था फ्रैंक जे गुडनाउ। उसकी एक किताब आती है 1900 में, 1900 में।
उस किताब का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये किताब का नाम था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रशासन को राजनीति में घुसा एक विषय के रूप में, यानी उसकी कोई अस्तित्व नहीं था, वो 1900 आते आते एक किताब के टाइटल क्या बनता है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब हिंदी में होता है राजनीति और प्रशासन। यानी जो प्रशासन राजनीति के वटवृक्ष के नीचे अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता था, अब किताब के टाइटल पेज पर आता है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? हम राम ही श्याम, श्याम ही राम है नहीं कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं राम और श्याम। हम यहां दो संबोधन कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं मेज और कुर्सी, तो कुर्सी ही मेज नहीं है। अब तक पॉलिटिकल साइंस के भीतर एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। प्रशासन को हम राजनीति ही समझते थे। यानी प्रशासन को हमने साहित्यबद्ध करके एक अलग रूपरेखा नहीं दिया, नहीं तैयार किया, उसको नहीं अस्तित्व में आया वो। लेकिन 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी एक आशा की किरण दिखी। क्या? कि किसी देश का संविधान बनाना और किसी देश का संविधान चलाना दो बातें हैं। संविधान बनाना पॉलिटिक्स है, राजनीति है जिसको बोलता है वुडरो विल्सन, और संविधान चलाना प्रशासन। संविधान चलाने की अलग परिस्थिति होती है, अलग सिचुएशन होते हैं। संविधान तो 26 जनवरी 1950 से बना हुआ है, लेकिन चलाना आज पड़ता है। आज की और उस समय की परिस्थिति में कितना भेद है, कितनी भिन्नता है। आपने कहा कि सड़क के किनारे बिजली के पोल गड़ेंगे और लाइटें जाएंगी, इसमें से तार खींचेंगे, यह आपका पॉलिसी है। लेकिन जब आप दूसरे दिन जब आपको खुदाई करनी थी तो झमाझम बारिश हो रही थी। एग्जीक्यूशन इसका सामना करता है। आप कहते हैं कि घंटा घर जाना है, 20 मिनट में पहुंच जाओगे, यह आपकी पॉलिसी है। लेकिन घंटा घर आप 45 मिनट में पहुंचे क्योंकि 3 जगह पे आपको ट्रैफिक मिला। यह वहां की परिस्थिति है। तो पॉलिसी बनाना एक अलग मुद्दा है, एग्जीक्यूट करने की जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं। और प्रशासन एग्जीक्यूट करने की परिस्थितियों से जूझता है। समझ गए ना? तो जूझने का काम किसका है? प्रशासन का। अभी इसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए तो कौन जूझेगा? आपने पॉलिसी क्या बनाया? देखते ही गोली मार दो, मारो जो लोग परेशान कर रहे हैं शहर के लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर जो तोड़ रहे हैं उनको जेल में डालो। लेकिन पुलिस, दरोगा, सिपाही, कलेक्टर, एसएसपी जब जाएंगे तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से काम करेंगे ना। देखते ही गोली मार दें और एक 5 साल का बच्चा जा रहा है, गोली मार देंगे? ये वहां की परिस्थिति हो गई। आपने एक पिक्चर देखा था नहीं? बुसान, कौन सी पिक्चर थी? ट्रेन टू बुसान। उसमें वो कौन सा बीमारी होता है? जुम्बी। हां, उसमें लास्ट में गोली मारने का आदेश होता है ना, तो वो मां और वो बच्चा जब वो आ रहे होते हैं ना, तो ये लोग गोली मारने के लिए तैयार है ना। आदेश तो, पॉलिसी तो यही थी, लेकिन गोली मारा। परिस्थिति गोली नहीं मारने दिया, यह प्रशासन था। तो पॉलिसी तो आपने बताया, देखते गोली मार दो, परिस्थिति कहती है मत मारो। तो जो मत मारो की परिस्थिति में होता है वो प्रशासन है, वो फील्ड पे है, वो परिस्थिति को देखता है, स्थिति को समझता है। तो एक ही कैसे हो गया? नहीं बना एक। यानी पॉलिसी अपनी जगह ठीक है,
बट एग्जीक्यूशन की जगह पर वो पॉलिसी मिस करती है। इसीलिए प्रसाद जो ये हमारे अधिकारी होते हैं आईएएस ओईएस है ना, ये ऐसे नहीं कि जो लिखा है वही करते हैं, परिस्थिति देख कर निर्णय दे देते हैं, इसीलिए इनको नौकरी मिली है। इसी बात की तो नौकरी करते हैं। सब किताब पढ़ पढ़ के नौकरी करेंगे तो फिर तो ये चपरासी कलर रहेंगे। आईएएस ऑफिसर का मतलब क्या है? परिस्थिति के हिसाब से फैसला करो और उसको जस्टिफाई कर दो। इसीलिए जो बुद्धिमान आईएएस होता है उसके काम अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जस्टिफाई करना जाता है उसको। और जो थोड़े से कम बुद्धि का होगा वो किताब पढ़ेगा, कहेगा तो कानून में नहीं। अरे कानून में नहीं है लेकिन परिस्थिति तो है हुजूर। हाँ, भीड़ लगी होती है, भीड़ भीड़ पे भीड़ लगी है, लाइन लगी हुई है। क्यों? 2 काउंटर खुले हुए हैं, दुनिया भर का भीड़ ऐसे मोड़ जोड़ तोड़ सब चल रहा है, वहीं उपद्रव हो रहा है, पंखा चल नहीं रहा, गर्मी से लोग परेशान हैं। वहां पर एक आईएएस ऑफिसर आ गया, समझदार। हाँ इधर आओ, ये किस बात की भीड़ लगी है? अरे वो सर वो पर्ची कट रही है ना उसके लिए। ओके, कितने लोग हैं पर्ची काटने वाले? 2 लोग। ये काउंटर क्यों बंद है? इन काउंटर खुलवाओ, सारे काउंटर खोलो और बोलो इन लोगों को सब जगह से ले पर्ची। और ये किस यहां सर दवाई मिलती है, यहां भी पर्ची काटो, पहले सबकी पर्ची काटो, यहां से भीड़ कम करो। अभी यहीं भगदड़ मच जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये करो ये करो। वो समझदार आईएएस था। क्यों भाई? काउंटर बंद करके 2 काउंटर खोले हैं, यहां मेला लगवाए हुए हैं। ये बाबुओं को समझ में नहीं आता, क्योंकि बाबू रट करके वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके गए हैं। आईएएस को समझ में आएगा, वो लिखा है, उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। वो लिखा है, सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता। वो दिमाग लगाया है, प्री दिया है, मेन दिया, इंटरव्यू दिया है, और 20 तरीके की समस्या रोज हल करता है। जैसे घुसा इतनी पार्किंग, ये गाड़ियां कौन लगाता है भाई इस तरीके से? पार्किंग नहीं खुली क्या? नहीं सर, वो बारिश के कारण कीचड़ है। ओहो, कीचड़ है तो कोई और गेट नहीं है? कीचड़ रहेगा तो पार्किंग ही बंद रहेगी, सड़क पे गाड़ी लगवाओगे तुम लोग? पार्किंग खोलो, खोलो उस पार्किंग को। जो गाड़ियां छोटी मोटी कीचड़ से बचा के जा सकती उनको जाने दो ना, वहां भी ऑप्शन दो, जो जा सकता है जाने दो उसे। फिर अंदर गया, लाइन देखा, काउंटर खोलो, और कौन है चीफ मेडिकल अफसर हॉस्पिटल को, बुलाओ उनको। दवाई के लिए काउंटर की संख्या बढ़ा दीजिए, कहीं जगह हो नहीं टेबल पे, कहीं पे कुछ करिए इसको, भीड़ जल्दी से हटाइए इसको। क्या समझे? भीड़ इकट्ठी क्यों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो फिर पुलिस दरोगा उसी को लगाना है, और क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये परिस्थिति के साथ, पॉलिसी कुछ भी हो, और कौन सा पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? पॉलिसी है जनता को सर्विस देना, दे रहा है, यही है ना। सबको पर्ची मिलनी चाहिए। अब पर्ची चाहे 5 काउंटर से मिले, 4 से मिले, पर्ची दिला रहा है। ये थोड़ी कह रहा है कि पर्ची दो ही मत, भगाओ इनको। वो तो सर्विस ही दे रहा है। ठीक है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आया 1900 में। क्लियर हो गए? इसका मतलब है कि राजनीति और प्रशासन, अब 2 बातें तो होने लगी। हाँ, कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस दिखने लगा है। किसका? प्रशासन का ना। 26 साल, ये 13 साल का अंतर था, और यहां आएगा 1926, इसमें है 26 साल का अंतर। इन दोनों को जोड़ दो तो 39 साल तो ऐसे निकल गए इसका अस्तित्व खोजने में। 1926 में एल डी वाइट ने एक किताब लिखा, अटलांटिक महासागर ये विचार पार कर गया था तब तक। ये विचार अटलांटिक महासागर पार करके फ्रांस पहुंच गया, अमेरिका से।
यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है ना, मालूम है कि नहीं? हाँ, उत्तर है कि दक्षिण वाला है? उत्तरी अटलांटिक है कि दक्षिणी? हाँ, यूरोप और अमेरिका के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर? हाँ, बताओ। हाँ, अगर ये क्लास कोई सुन ले ना कि हमने सिविल सर्विसेज में पूछा तो जवाब नहीं आया ना, तो सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी होगी मालूम है? बताओ। हमारी। कि आप ऐसे विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा महासागर आता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखो, आप भले ही सुगबगा करके डर के मारे बताएं, कॉन्फिडेंस तो आपका हिला हुआ है, पता ही नहीं है इसका मतलब। ऐसे होता तो फट से बोल देते उत्तर अटलांटिक। ये चलो अब छोड़ो कहानी, उसको आगे बढ़ते हैं। यहां से 1926 में पहुंचा कहां? फ्रांस। फ्रांस में मिला एक एल डी वाइट, उसका नाम था एल डी वाइट। उसने किताब लिखा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसने ये किताब लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रवेशिका। इसका अर्थ होता है हिंदी में लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रवेशिका। ठीक है। आप यहां पे देखो, यहां गौर करो, इधर आओ, यात्रा इधर करो। देखो, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर कहीं पे पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस कोई नाम लिखा है? नहीं लिखा है। ऊपर 1900 में जाएं, जो फ्रैंक जे गुडनऊ ने किताब लिखा, उसमें क्या लिखा है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ऊपर चले जाएं 1887 में, जिसको वुडरो विल्सन ने लिखा है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1887 में एक रिसर्च पेपर था जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में छपा, इस बात को बताने के लिए कि किसी भी देश का संविधान बनाना और संविधान चलाना दो बातें हैं। संविधान बनाना राजनीति है और चलाना प्रशासन है। यह बात को वो जस्टिफाई करने के लिए एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसको 1900 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर फ्रैंक जे गुडनऊ, जो कि पॉलिटिकल साइंस का ही प्रोफेसर था, जाहिर है उस समय पॉलिटिकल रहे, पब्लिक तो था नहीं, उसने किताब लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उससे एक कदम आगे बढ़ा। और जब 1926 आते आते ये मामला यूरोप तक पहुंचा, तो फ्रांस का एल डी वाइट ने क्या लिख दिया? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मूल रूप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय की एक किताब आई। यह दुनिया की पहली पब्लिक एड की किताब मानी जाती है। कौन? ये दुनिया की पहली किताब है जो लोक प्रशासन की। अब अगर यहां से चेला इसकी यात्रा को देखोगे 1926 से और 2024 के बीच में, तो 98 ईयर, यानी अभी ये 100 साल पुराना भी नहीं है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो लोक प्रशासन 137 साल पहले आज की तारीख से यात्रा किया था। अब इसके इतिहास का एक डिवीजन ये तो मिल गया आपको लोक प्रशासन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं बात है। और जो वुडरो विल्सन ये थे ना, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये बाद में यूएसए में 1912 से 20 तक प्रेसिडेंट रहे। 2 टेनोर वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। ठीक है। ट्रंप जो कान में उसके थोड़ी सी गोली वोली का कुछ निशान मतलब लगते हुए जो गई है,
पट्टी लगाया है, उसके समर्थक सब एक कान पे पट्टी लगा के घूम रहे हैं। हाँ यार, कल मैंने देखा, और उससे ये लग रहा है कि उसकी जो एक लोकप्रियता है उसमें इजाफा हो रहा है। अगर जो बाइडेन चुनाव लड़ेंगे, जो मेरा ऐसा मत है, वैसे नहीं लड़ना चाहिए, वो मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं है अब, क्योंकि उनका 4 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, है ना। बहुत अच्छा जो टेम्परामेंट अमेरिका का है वो जो बाइडेन में नहीं दिखा, हालांकि ज्यादा एज के हैं, लिबरल होंगे, और डेमोक्रेटिक वाले थोड़े ज्यादा फेंका फेंकी नहीं करते जो रिपब्लिकन के करते हैं। तो ये हमें लगता है कि वो हटेंगे, कोई और आ गया तो अलग बात है, लेकिन जो बाइडेन लड़ेंगे तो ट्रंप जीत जाएगा, हमको लग रहा है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। अब आपने क्या किया, लोक प्रशासन को प्राप्त कर लिया ना, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का आइडेंटिफाई कर लिया, हुआ ये। अब देखो कब से यात्रा शुरू हुई, 1887 से, और कब इसकी पहचान मिली, गुड, 1926। ये जो चरण है ना, ये जो चरण था, ये इसको बोला गया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन बोल सकते हैं, यानी द्विभाजन बोल सकते, बंटवारा। ये वाला पीरियड किस में चला गया, राजनीति प्रशासन द्विभाजन में चला गया। द्विभाजन को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, द्विभाजन का सही अंग्रेजी क्या है बताओ, द्विभाजन का, डिवीजन नहीं है, गुड, डायरार्की है, डिवीजन नहीं है बेटा, डायरार्की है। यहां पे जो सही शब्द आएगा, डायरार्की ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और प्रशासन द्विभाजन युग कहिए, पीरियड है ये द्विभाजन युग है। चेला समझदार है तुम्हारा, हाँ, विद्युत बहुत जानकार है, विद्युत बहुत जानकार है। असल में घर में बच्चा क्या होता है ना, बहनें जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो स्वभाव से थोड़ी चंचल होती हैं, हर घर में जाएंगे मिलेगा उनको, और पिता जो होता है वो लड़कियों का समर्थक बहुत तगड़ा वाला होता है, बहुत तगड़ा वाला समर्थक, उसकी जरूरतों को पूरा करने में सबसे पहले रहता है वो, एक प्रकार से लाडलापन रहता है उसके अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि लड़कों के साथ नहीं है, लेकिन तुलनात्मक थोड़ा। लड़के क्या होते हैं कि अपने ज्ञान को जो जानते हैं ना, उसको समय आने पे बताते हैं, हमेशा नहीं बताते हो, है ना। जैसे हम खुद ही अपने घर में देखते हैं, मेरी बेटी हर बात पे बोलेगी, अपना राय भी दे देगी, सलाह भी दे देगी, कुछ भी कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि हम उसको डांटेंगे नहीं, उसको पता है कि कुछ भी कर लो हंस के टाल देंगे। और ये पता नहीं साला आदत क्यों है ये, कि बच्चियों के मामले में बाप हंस के टाल ही देता है, और बेटा को पता है कि ज्यादा बोलेंगे तो डांट देंगे, ये भी उसको पता है, तो इसलिए वो समय पे ही राय देता है, समय पे ही बोलेगा। ये थोड़ी सी घरों में हल्का फुल्का कम ज्यादा होगा। इधर देखो, द्विभाजन युग आया, इसको छोड़ दो, यानी लोक प्रशासन की यात्रा कहां से शुरू हुई चेला, कब आके बाहर आ गया, 26। राजनीति क्या थी, हम इसको 5 चरण में बांटेंगे, एक चरण आपकी जानकारी हो गई है, ठीक है ना, यही 5 चरण बांट देना तो इसका इतिहास खत्म हो जाएगा। एक का इतिहास आप जान गए,
दूसरा क्या, राजनीति क्या था, राजनीति को विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो वुडरो विल्सन ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान है, प्रशासन एक विज्ञान है। असल में क्या होता है ना, किसी चीज की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे आप। जैसे मुझे आपकी वैल्यू बढ़ानी है तो हम कहेंगे कि आप बहुत लिबरल हैं, बड़े पढ़ने लिखने में ठीक हैं, अनुशासन वाले हैं, हमने आपकी वैल्यू बढ़ा दी है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। बात की बात कह रहे हैं, है ना। प्रशासन एक विज्ञान है, यह बात अगर जस्टिफाई किया जाए तो क्या वाकई में प्रशासन एक विज्ञान है, एक विषय खड़ा होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर प्रशासन एक विज्ञान नहीं कहेंगे तो इसकी वैल्यू को कम करेंगे, अब कम वैल्यू के साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ता नहीं है। जैसे मैंने कोचिंग जब 2002 में खोला होगा तो मैंने ये कहा होगा ना कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूं। आप पढ़िए तो सही पहले। हाँ, भले ही एक दो कमरे में कोचिंग रही, 15 लोगों को भी बैठने की जगह न रही हो, ऑफिस दरवाजा खोले तो मेज टकराती हो कुर्सी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारी संस्था से आप पढ़िए, हमसे पढ़िए, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको। आप पढ़ के तो देखो, पहले आओ तो सही क्लास में। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो आप पेट्रोल खर्च करके, किराया खर्च करके हमारी कोचिंग में क्यों आएंगे, 2 कमरे की कोचिंग में। अगर राजनीति विज्ञान इतना विशाल आकार का विषय और उसी के भीतर निवास करने वाला प्रशासन को अस्तित्व में अगर वुडरो विल्सन ला रहा है एक विषय के रूप में, तो लोग, कोई भी युवा कैरियर बनाने के लिए डरेगा नहीं प्रशासन में कि प्रशासन पढ़ के क्या करेंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो कुछ हो भी जाएगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, कोलंबिया में बनेंगे, जॉर्जिया में बनेंगे, कहीं और ऑक्सफोर्ड में बनेंगे, कैम्ब्रिज में बनेंगे, प्रशासन पढ़ के क्या करेंगे यार, ये शंका होगा ना। तो उसने कहा क्या, प्रशासन विज्ञान है, विज्ञान कहने से थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ाना है। और लॉजिकली उसने प्रूफ भी करेगा, लेकिन उतना उसका मकसद नहीं था। उसने अपनी बात कह के जिस तर्क पे प्रशासन को अलग करने का एक मुहिम चलाया, वो प्रशासन अलग हो गया। जिन लोगों ने प्रशासन विज्ञान है के समर्थक थे, उन्होंने प्रशासन में सिद्धांत खोजा, क्योंकि विज्ञान बिना सिद्धांतों के नहीं चलता है। विज्ञान में 3 बातें होना अनिवार्य है। सबसे बढ़िया और शुद्ध और ज्यादा सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान होता है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, यानी विज्ञानों में विज्ञान भौतिक विज्ञान होता है। और में थोड़ा सा थ्योरी सिद्धांत में फ्लक्चुएशन मिलेंगे, उसमें नहीं मिलेगा। उसमें ह्यूमर की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमर लेस अगर कंप्लीट साइंस है तो फिजिक्स है वो। बायो में तो ह्यूमर मिल जाएगा, बट यहां नहीं मिले। मनोविज्ञान बोलते हैं, उसमें ह्यूमर ही भरा हुआ है ना। मानव विज्ञान बोलते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी, उसमें ह्यूमर ही भरा हुआ है। वो सब ऐसे कच्चे विज्ञान है। कच्चे, कुछ 70%, कुछ 20%, कुछ 100% फिजिक्स है। तो उसमें फिजिक्स का सिद्धांत दिखे तो विज्ञान। मूल्य मुक्त हो, क्योंकि व्यक्तियों में क्या पाया जाता है, मूल्य। व्हाट डू मीन मूल्य, पसंद ना पसंद। साइंस को इस बात का लेना देना नहीं है, इस स्विच को दबाने से पंखा बंद हो जाएगा, इसको फिर दबा दोगे तो चल भी जाएगा। इसको इस बात से लेना देना नहीं कि दबाने वाला कौन है, यह विज्ञान है, मूल्य मुक्त। और तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी जो अमेरिका में हो वही इंडिया में हो। न्यूटन का क्या है, ऐसा तो है नहीं, अलग अलग देशों में अलग अलग सिद्धांत। तो जिन लोगों ने प्रशासन में विज्ञान देखा, वो सिद्धांत की बात की है। सिद्धांत देखने वाले लोग 10 साल सिद्धांत देखे। दूसरा युग आया 1927 टू 1937, इसको बोलोगे सिद्धांतवादियों का युग। इसमें विज्ञान में क्या खोजे गए बेटा, प्रिंसिपल्स खोजे जा रहे थे।
प्रिंसिपल्स खोजे जा रहे थे। एक प्रकार से यह युग प्रशासन को विज्ञान बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके थिंकरों की चर्चा हम बाद में करेंगे पढ़ाते समय। अभी सिर्फ इतना आउटलाइन आप जान लीजिए। इसमें लूथर गुलिक भी मिलेगा, उर्विक भी मिलेगा, मुनिरेले भी मिलेगा, है ना। ऐसे तमाम विचारक इसमें, हेनरी फ्यूल वगैरह के सिद्धांत सब अप्लाई करेंगे इसमें हम। ठीक है, ये सिद्धांतवादी, जो सिद्धांतवादी थे उन्होंने विज्ञान की तरह देखा है इसको, सिद्धांत बनाया इसमें, सिद्धांत। ठीक, और सिद्धांत हर परिस्थितियों में एक ही होता है, और जो परिस्थितियों के साथ बदल जाए वो व्यवहार होता है। क्यों? सिद्धांत सभी परिस्थितियों में एक होता है और व्यवहार हर परिस्थिति में अलग होता है। राइट। अब आया तीसरा, इतना समझ गए कि नहीं? तीसरा आएगा 1938 टू 1947। जो सिद्धांतवादियों ने प्रशासन में विज्ञान खोजने की कोशिश की कि प्रशासन मतलब विज्ञान, प्रशासन वैज्ञानिक है, विज्ञान है, इसमें बीएससी कराओ प्रशासन में, उनको व्यवहारवादियों ने चुनौती दिया। कहा कि जो जितने तरीके से तुम इसको विज्ञान बता रहे हो ना, हम उतने ही तरीके से इसको कला सिद्ध कर सकते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। और व्यवहार क्या होता है? व्यवहार कलात्मक होता है। बार बार व्यवहार किया जाए तो कला हो जाए, कला अच्छी रहेगी। जैसे खाना बार बार बनाने से पाक कला अच्छा हो जाएगा, चित्रकारी ज्यादा बार करने से, बार बार व्यवहार करने से चित्रकला अच्छा हो जाएगा। पढ़ाने से क्या, पढ़ाना भी तो कला ही है। अब पढ़ाने में रोज हम व्यवहार ही तो करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रशासन तो एक्सरसाइज है, कभी पानी देना है, कभी बिजली देना है, कभी कानून व्यवस्था देखना है, कभी ये करना, कभी वो करना। इसमें कौन सा विज्ञान है भाई? परिस्थिति के हिसाब से आदमी चेंज रहता है। जो पिछली बार बाढ़ आई थी उसी तरीके की थोड़ी आई है, अगर आई भी होगी तो रोकथाम वैसे ही थोड़ी हो रहा है। हर बार अलग परिस्थिति के साथ काम करना वो व्यवहार है, व्यवहार एक कला है, इसलिए विज्ञान नहीं हो सकता। तो व्यवहारवादियों ने इसको क्या दिया? चैलेंज दिया। ये चुनौतियों का एक प्रकार से युग आया, इसको बोला गया चुनौतियों का युग, चैलेंज पीरियड था ये। किसने दिया चैलेंज इसको? चला व्यवहारवादियों ने। सिद्धांतवादियों ने प्रशासन को विज्ञान बनाने का प्रयास किया, व्यवहारवादियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो ये क्या है? ये विज्ञान की बात करेंगे, ये कला की बात करेगा। आया समझ में कुछ? हाँ, ठीक है। 3 पीरियड ये निकल गए। अगर आप घर में देखें, माँ कहे कि बेटा इंजीनियर बनेगा, एक कक्षा 3-4 में पढ़ता है या मान लो छोटा है, पैदा हुआ एक बच्चा है, उसको माँ ने कहा कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। बाप वही नाश्ता कर रहा था, बोला नहीं डॉक्टर फाक्टर नहीं, ये इंजीनियर बनेगा। माना पहले ऐसे झगड़े थे, बनेगा क्या मालूम नहीं, बट थे थोड़े मोड़े। गांव में तो डॉक्टर इंजीनियर बड़ी वैल्यू थी। हम लोगों के गांव में डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस यही तो 3-4 नाम जानते थे बस। तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना। दोनों लड़ रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर में। अब बच्चा खाने नहीं पाया लड़ाई में, तो बच्चा क्या हो जाएगा? तबीयत खराब हो गई उसकी। जो सिद्धांतवादी थे वो विज्ञान बनाने पे तुले थे, 10 साल उसमें निकाले टाइम। जो व्यवहारवादी थे वो कला बनाने पे तुले थे, 10 साल उसमें टाइम गया। विज्ञान होगा कि कला होगा, इसमें आप 20 साल से झगड़ा कर रहे हैं, जबकि इसको एक पाठ्यक्रम के रूप में तैयार करके युवाओं के सामने परोस करके इसमें कैरियर तलाश की नई विवेचना होनी चाहिए थी ना। क्यों? घर में आधा घंटा से लड़ाई कर रहे हो कि सब्जी तोरी की बनेगी कि लौकी की बनेगी, तोरी की बनेगी कि लौकी की बनेगी, तोरी की बनेगी कि लौकी की बनेगी।
इस झगड़े के बजाय अगर कद्दू काट करके कढ़ाई में रख दिए होते तो आधे घंटे में नाश्ता तैयार हो जाता, खा चुके होते। अब तुम विज्ञान बनाओ, वो कला बनाए, खत्म कहानी। न वो विज्ञान, न कला, न ही, न सी। है ना? ठीक है, इधर देखो, चौथे में आ जाओ। 1948 टू 1970। आप बता सकते हैं बच्चा, जब दो चीजों में झगड़ा होगा तो क्या बढ़ेगा? क्राइसिस। भाई आप अगर कहें कि लौकी बनाओ, उसने कहा तोरी बनेगी, उसने कहा नहीं लौकी बनेगी, बोले तोरी बनेगी, फिर बोला बोला ना लौकी बने, बोला बोला ना तोरी बनेगी। अब पिछले आधा घंटा से यही कहानी चल रहा है, तो नाश्ता क्राइसिस में चला जाएगा ना, गया ना क्राइसिस में, तो क्राइसिस आ गया। 1948 टू 70 के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस में चला गया, कुछ काम ही नहीं हो रहा है अब इसमें। ये था संकट का युग, पीरियड ऑफ क्राइसिस, ऑफ क्राइसिस पीरियड था, यानी लोक प्रशासन झंझावात में फंस गया। कौन सा पीरियड है? चौथा। लेकिन इस पीरियड कहता है चुनौतियां जो होती है ना, व्यक्ति को महान बनाती हैं। इसलिए कहा जाता है जो समस्याओं से अछूता है वो हरफन मौला बनने से भी अधूरा है। हरफन मौला बनना है तो समस्याओं को स्पर्श करना पड़ेगा और समस्याओं को आने भी देना होगा। लोक प्रशासन जब क्राइसिस में गया तो चुनौती आई उसके सामने, संकट आया, और संकट को अब समझ करके उससे बाहर निकलने की अप्रोच भी खोजने होंगे। 1956 इसी क्राइसिस का पीरियड है। जैसे पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली मैगजीन नहीं थी, याद आ रहा है ना 1887 में, ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टरली मैगजीन छपने लगी कि अपनी बात अब कहेंगे हम इसमें। जब अंग्रेजों ने हमारा खबर नहीं छपने दिया तभी तो हमने अपना अखबार निकाल लिया। हम कोचिंग चलाते हैं, है ना? वैसे तो हकीकत यह है कि हमने 2002 में अपनी कोचिंग बना के हमने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। लेकिन जब हमने तो 4 साल पढ़ाया तो हमको राउज आईएएस में 2006 में पढ़ाने का एक अवसर दिया गया। मैं जाके राउज आईएएस में भी पढ़ाया। राउज आईएएस सुने होंगे, दिल्ली में एक बहुत बढ़िया सेंटर है, बहुत पुराना है, 1953 वगैरह का। खैर, अपना सेंटर पे तो हम पढ़ा ही रहे थे। बहुत सारे कोरोना से पहले भी कुछ इलाहाबाद, लखनऊ, मैं जयपुर में तो 2006 में भी पढ़ाया था। ऐसे जगहों पे जाके विजिटिंग 8-10 दिन लेक्चर देता था। लेकिन कोरोना के बाद, यानी कोरोना के कालखंड में, उसके बाद कह लीजिए, कोचिंगों में क्राइसिस आया, संकट। कोरोना काल कोचिंगों के लिए क्राइसिस क्रिएट किया। अब ये क्राइसिस 2 तरीके की परिस्थितियां पैदा किया। या तो आप काम करना बंद कर दीजिए, दूसरा काम कीजिए, या तो आप बदलाव कीजिए। जो ये पैनल, कैमरा, ये सब देख रहे हैं ना, ये क्राइसिस पीरियड के हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ये वो जितना चीज देख रहे हैं ना, सब क्राइसिस पीरियड। पहले भी रहे होंगे बट बहुतायत में बढ़त इसमें आई। जो नए नए देखे होंगे टीचर्स आपको दिखते हैं उछल कूद करके हर तरीके से पढ़ाने वाले, ये सब इसी क्राइसिस पीरियड की देन है। किसी के फॉलोअर्स बढ़ गए, किसी के यूट्यूब में ज्यादा हो गए, कोई कहीं से कमाई हो गया, सबका अपना अपना कोई ना कोई हिसाब बन गया होगा, तो अपना जो भी है वो कर लिए। हम लोग थोड़े ट्रेडिशनल टीचर थे, क्लास कल्चर के टीचर थे, लंबे समय के अनुभवी शिक्षक रहे। लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, क्वेश्चन बनाना, आंसर राइटिंग कराना, चेक करना, सिविल सर्विसेज की
जो बेजोड़ डिमांड है उस तकनीक से युक्त एक अनुभवी शिक्षक की मान्यता से कम ज्यादा थे, और हैं भी कम ज्यादा ही। लेकिन कोरोना ने आकर के एक नई उपज पैदा कर दी, एक नई तरीके की धारा का विकास कर दिया। तो उसमें जो फेस टू फेस कल्चर की एजुकेशन थी, पढ़ाई लिखाई थी, उसको चोट पहुंची। जिन लोगों ने अपना नेम फेम को बहुत ही बृहद लेवल पे बरकरार रखा, इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर में भी क्राइसिस को नहीं जूझे, वो तो अपना तगमा बना के रखे और वो अपनी एक प्रकार से बैलेंस बना रहा उनका। लेकिन जो मझोले किस्म की लघु इकाइयां थी वो खतरे में चली गईं, तो संख्या घटेगी इससे। और खासतौर से स्थानीय, जैसे मैं देहरादून में हूं, तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय कोचिंग में ऑनलाइन का इच्छुक नहीं होता। उसको लगता है जब ऑनलाइन घर ही से पढ़ना तो हम दिल्ली से जुड़ जाते हैं। क्यों? वो तो जो विद्यार्थी हमको जानता है, हमसे संलग्न है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, वो भले ही ऑप्शन मिले लेकिन सोचेगा कि हम चलो वहीं पढ़ेंगे। अभी इंटरव्यू हुआ है, बहुत सारे अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। अब कल कुछ विद्यार्थी आए थे तो बोले सर मेंस दिए हैं पेपर, तो ठीक है, मेंस कब से कर रहे हैं? हमने कहा 25 जुलाई से कर रहा हूं। बोले सर आ नहीं पाएंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे। हमने कहा रिजल्ट देख के जुड़ोगे पहले? बोले सर रिजल्ट में अगर एसडीएम नहीं हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस भी बदल गया है इस बार का। तो एसडीएम हो गया तो कोई बात नहीं सर, छोड़ देंगे, थोड़ा सा फीस हमसे सर एक इंस्टॉलमेंट ले लीजिएगा, बाकी इकट्ठा मत जमा कराइए। और एसडीएम वगैरह हम नहीं हुए तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो पढ़ेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो वो विद्यार्थी चूंकि जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जुड़ जाएंगे अपने से। लेकिन बाजार में बहुत सारी चीजें अलग किस्म की प्रचार प्रसार के साथ अपना एक ताकत अलग अलग रखती हैं। तो इस क्राइसिस में हम लोग क्या है, जब आर्थिकी का जो समावेशन है, एक प्रकार से क्राइसिस है, वही एक क्राइसिस है, बाकी क्या क्राइसिस है? भाई विद्यार्थी कम तो आर्थिक क्राइसिस होगा, और क्या क्राइसिस होगा? तो ये लगता था कि कहीं विजिटर्स के तौर पे जाया जाए, अपनी कोचिंग के साथ कहीं पढ़ा लिया जाए, तो वो कंपनसेट हो जाए, है ना। लेकिन हमने देखा कि दूसरों के यहां भी अच्छी, कुछ लोगों की परिस्थितियां वैसी नहीं है। अब परिस्थितियां हैं तो कुछ और वजह होंगी जो जोड़ना मुश्किल है। लेकिन मैंने एक चीज को महसूस किया कि जब क्राइसिस होता है ना, तो अपनी ताकत से खड़ी की गई चीज में ही आप अगर बने रहें और उसको बनाए रखें, तो वही आपको एक दिन छलांग भी लगवा देती है। हमने कोरोना कालखंड के से लेकर अभी तक जो एक समीकरण बिगड़े, क्राइसिस कह लीजिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्राइसिस आया, तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। इस क्राइसिस में हमने क्या किया, किताबें लिखना शुरू किया, किताबें पब्लिश होने लगी। इस क्राइसिस में हमने क्या किया, आर्टिकल लिखने की संख्या बढ़ा दी। इस क्राइसिस में क्या किया, हमने ऑनलाइन का पूरा स्ट्रक्चर, स्टूडियो, ये सब करने लगे। लेकिन ऐसे इस क्राइसिस में हम शांति से बैठ जाते तो खतरे बढ़ जाते ना। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इस क्राइसिस के पीरियड में, मैंने आपको बताया कि 1956 में क्या किया, उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टरली अपना एक जर्नल निकालने लगा। इसी क्राइसिस के दौर में दो तरीके की एजुकेशन का क्रिएशन होता है। अगर आप एकेडमिक, तो मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर आप व्यावसायिक, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए की डिग्री का उदय इसी कालखंड का है। एमपीए बोले तो मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में चले जाइए, देश का पहला विश्वविद्यालय है जहां डिपार्टमेंट लोक प्रशासन का खोला गया 1954 में। यह क्राइसिस का ही पीरियड था।
1956 में आएंगे तो आपको मिलेगा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टरली मैगजीन मिलेगी। आप 1952 में आएंगे तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, एक नई धारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के साथ 1954 में आएंगे यूएल गोस्वामी, एक सीनियर सिविल सर्वेंट जिनके अनुभवों से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा होगी। विकास प्रशासन, अब लोक प्रशासन नहीं, विकास प्रशासन। और आप जानते हैं 1948 से 70 के बीच में सबसे खास और क्या था? 50s के टाइम में दुनिया के तमाम देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से आजाद हो रहे थे औपनिवेशिक सत्ता से, जिसमें 1947 में भारत भी आजाद हुआ था। और इन आजाद देशों को एक खूबसूरत प्रशासन की जरूरत थी, और इस खूबसूरत प्रशासन की जरूरत को कौन पूरा किया? इस क्राइसिस के दौर में इसकी उच्च व्यवस्थाओं ने। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? विकसित और विकासशील देशों का अध्ययन ही तो है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अब सिर्फ पब्लिक को पानी, बिजली, रोटी, मकान, ये सब चीजें पीछे छोड़ो, अब और चीज चाहिए, दूसरी चीज चाहिए। ये किसने क्रिएट किया? इसी क्राइसिस पीरियड में। और एमपीए 1954 हमने बताया ना, लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का डिपार्टमेंट खुला। आज दुनिया में, आज देश में कहीं जाइए और बोल दीजिए कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमपीए किया हूं, आपके लिए थोड़ा सा अच्छी सीट देने के लिए तैयार हो जाता है सामने वाला। और इसी क्राइसिस पीरियड में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस एमबीए के लिए आज लाइन लगा के एक जमाना था कि एमबीए में हो जाए तो आप दुनिया का पता नहीं कौन सा रईस आदमी हो जाते थे, डिग्री ही मात्र से, ठीक है ना। और एमबीए की डिग्री कैसे देंगे? बिना आईआईएम खोले, बिना आईआईएम। तो एमबीए ने बनाने के लिए क्या किया होगा? आईआईएम। तो आईआईएम को भी इनडायरेक्टली देखेंगे तो इस क्राइसिस पीरियड के क्रिएशन की ही देन है। तो चुनौतियों से हमने क्या बोला? चुनौतियों से व्यक्ति महान बनता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुनौतियों से आया तो महान बन गया। लेकिन इस क्राइसिस के बाद अमेरिका की एक सोसाइटी है, उसने ये चिंता जाहिर किया कि यार क्या कारण है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना क्राइसिस में चला गया, इसका पता करो। तो सिराकुज यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, वो भी पॉलिटिकल साइंस का जो जानकार होगा वही तो होगा। सिराकुज यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था जिसका नाम था जॉन सी हनी। जॉन सी हनी ने 1966 में एक रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में कहा कि लोक प्रशासन के बनने के बाद, यानी विषय का अस्तित्व में आने के बाद जो किया गया वो जरूरी था, लेकिन जो नहीं किया गया वो उससे भी ज्यादा जरूरी था। क्या करना चाहिए था मालूम है? विश्वविद्यालयों में इसके डिपार्टमेंट खुलने चाहिए थे, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए थे, बच्चों को इसमें एडमिशन लेने के लिए उकसाने चाहिए थे, इसकी डिग्री के फायदे बताने चाहिए थे। ये सब नहीं किया गया। सिर्फ हम इस बात के लिए लड़ते रहे कि कब आएगा विज्ञान है। उसके बाद 1967 में क्या समझे, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ। 1968 में मोनरो बुक सम्मेलन हुआ। वाल्डो ने किताब लिखी। 1971 आते थे फ्रैंक मेरेनी ने, और वहां से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा शुरू हुई। 1971 टू टिल न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने कवच कुंडल को नया कर लिया। इसको बोला गया नवीन लोक प्रशासन, एनपीए बोलते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1971 से, और 1971 से अगर इंडियन कॉन्टेस्ट में इसको देखें, वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में तो ये 5 ही है चला। अगर इंडियन कॉन्टेस्ट में देखें तो हम 6वां भी बताते हैं, और वो 6वां क्या बताते हैं? वो 6 वाला जो बताते हैं वो ये बताते हैं 6 कि जो 1971 से एनपीए आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहां 1991 में लिबरलाइजेशन एलपीजी आया था। आपको याद है कि नहीं? लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन। अगर किसी भी देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आएगा तो उस देश का वातावरण बदलेगा ना। वातावरण बदलने के लिए प्रशासन को बदलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ,
बदलना पड़ेगा ना। तो प्रशासन यहां से क्या करेगा, बदलेगा। 1965 में वारेन बेनिस ने क्या कहा था, वारेन बेनिस ने कहा था आने वाले 30 वर्षों में ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और 1991 की 24 जुलाई, आज कौन सी तारीख है, 19 जुलाई, आज से 5 दिन बाद 24 जुलाई जब होगा तो 1991 से जोड़ेंगे तो करीब करीब 23 बरस कंप्लीट हो चुका होगा उदारीकरण, 33 बरस उदारीकरण को कंप्लीट हो चुका होगा। और इस 33 बरस में हमारी प्रशासन कितना बदला होगा। 1965 में जो वारेन बेनिस ने कहा था कि आने वाले 30 सालों में, 3 दशकों में, यानी 1995, 1965 का मतलब क्या हुआ, 95 के बीच में 30 साल का अंतर, उसने कहा था कि दुनिया से नौकरशाही खत्म हो जाएगी। दुनिया में नौकरशाही कहां खत्म हुई मालूम नहीं, लेकिन भारत की नौकरशाही 1991 में खत्म हो चुकी थी। क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बिना ब्यूरोक्रेसी को चेंज किए आप ला ही नहीं सकते। और 1997 में आपने सिटीजन चार्टर की बात की, आज राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट टू फूड की बात करते हैं, राइट टू आप एजुकेशन की बात करते हैं। आप हर तरीके की परिस्थितियों में जाके देखें तो आप एक चेंज मिलेगा। और आज की तारीख में ई गवर्नेंस मूवमेंट की बात कीजिए, डिजिटलाइजेशन की बात कीजिए, बैंक आपके जेब में है, अब टिकट आपके जेब में है, दुनिया आपकी जेब में घूमता है, एक 5-10 हजार का एक मोबाइल और एक सिम कार्ड में पूरी दुनिया आपके कब्जे में है। ये चेंज ही तो है। शिकायत करना यहीं से करो, प्रधानमंत्री को मेल करना यहीं से करो, सारी फैसिलिटी तो मिली, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एकल खिड़की संस्कृति तो आई, लेकिन ई गवर्नेंस ने खिड़की नहीं, पॉकेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉकेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल आया, ई गवर्नेंस आया, गुड गवर्नेंस आया, अभी तो पॉकेट गवर्नेंस है। चला पॉकेट, जेब में फोन, गवर्नेंस अपने साथ, समझ गए। तो 1991 में क्या हुआ, एलपीजी आने से गवर्नेंस से ब्यूरोक्रेसी में चेंज आया। और क्या बोला था वारेन बेनिस ने 1965 में कि ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी। गलत कहां बोला था वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। ब्यूरोक्रेसी नहीं है अब हमारे देश में, नौकरशाही नहीं है हमारे देश में, सिविल सर्वेंट हैं। सिविल सर्वेंट का मतलब सभ्य नौकर, अच्छी गाड़ी से चलता है, अच्छे बंगले में रहता है, अच्छी सैलरी लेता है, अच्छी सुविधा पाता है, लेकिन लोगों की नौकरी करता है, लोगों को सुविधा देता है, लोगों को कानून व्यवस्था देता है, लोगों को बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, समावेशी विकास देता है। ऐसा नौकर है हमारे पास, जिसको बोलते हैं सिविल सेवक। समझे ना। तो हमारा छठवां चरण क्या हुआ, छठवां चरण इंडियन कॉन्टेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का 1991 से आज तक हम कहते हैं ये छठा चरण है। यही लोक प्रशासन का इतिहास है। आज समझ में, इंटरेस्टिंग और नॉट इंटरेस्टिंग, हाँ, ये लोक प्रशासन का इतिहास। लोक प्रशासन कहता है कि तुम मुझे दिल दो, हम तुम्हें जान देंगे। समझे ना, जैसे वो बोले थे हम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आ गया ना समझ में। बहुत लंबा समझा दिए, 1 घंटा से ज्यादा हो गया ना। ठीक है, ओके, आज का क्लास यहीं और करते हैं। इसके डिटेल जाएंगे ना, तो एक एक पॉइंट को इसमें लिखाना है, बस यही रटना है। अब इतिहास वहां पूछता है कि लोक प्रशासन के इतिहास का विवेचना कीजिए, तो यही 5 चरणों में बातें लिखते चले जाइए, विवेचना हो गया, और क्या करना है। ठीक है।